बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे रिवीजन सेशन में हिस्ट्री का। तो आगामी 10th के एग्जाम की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन सेशन स्टार्ट किए हैं और जिसमें से 2 अध्याय के बारे में बात कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद और साम्यवाद। और आज का टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन का तात्पर्य सबसे पहले देख लेते हैं। हिंद का तात्पर्य होता है हिंदुस्तान से और चीन का तात्पर्य चीन से। अर्थात हिंद चीन वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां हिंदुस्तान और चीन दोनों की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो संस्कृति का प्रभाव कब देखने को मिलेगा? जब कभी न कभी हिंदुस्तान का आधिपत्य में होगा और कभी न कभी वो चीन के आधिपत्य में होगा, तभी तो दोनों का संस्कृति मिक्स हुआ होगा। तो कौन ऐसा क्षेत्र था? तो वो क्षेत्र था हिंद चीन क्षेत्र। उसके अंतर्गत 3 देश आते हैं वर्तमान में, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसके नॉर्थ में चूंकि चाइना पड़ता है तो नॉर्थ में चाइना का प्रभाव रहता है, साउथ की तरफ ये भारत का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि ये 7th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो चोला एम्पायर के बारे में सुने होंगे। तो चोला एम्पायर ये इधर पूरा बंगाल की खाड़ी पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से निकट जितना भी नीचे द्वीपीय देश था उसके साउथ वाला पार्ट को कब्जा कर लिया। तो जब चोला एम्पायर कब्जा किए थे तो भारतीय संस्कृति का वहाँ प्रभाव पड़ता है। इस कारण इस क्षेत्र को दक्षिण वाले क्षेत्र में हिंदुस्तान की संस्कृति और उत्तर वाले क्षेत्र में चीन की संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कारण इस पूरे क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हुए हिंद चीन क्षेत्र में कुछ देश चीन के, कुछ देश हिंदुस्तान के संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम हिंद चीन रखा गया। और देश का नाम बता चुके हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम, वह प्राचीन काल से चीन का प्रभुत्व रहा है एवं बौद्ध धर्म के लिए ये जाना जाता है। बौद्ध धर्म का उत्पत्ति तो भारत में हुआ था। और खुशी की बात है बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति भारत में बिहार की धरती पे बोध गया हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बोध गया ये बौद्ध धर्म का प्रभुत्व यहाँ वियतनाम में देखने को मिलता है और इसी कारण और कंफ्यूशिया के दर्शन का भी प्रभाव पड़ा है। तो दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि एक वियतनाम जो बता रहे हैं, वियतनाम पर चीन का प्रभाव देखने को मिलता है, वही लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव देखने को मिलता है। और वही कंबोडिया का नाम प्राचीन में कम्बुज था। ठीक है, प्राचीन नाम कंबोडिया का कम्बुज था, जहाँ का भरतवंशीय शासक 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया था। अंकोर वाट मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है और एशियाई नहीं विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है। उसका परिसर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है। अब थोड़ा सा गूगल पे जाकर के सर्च करके बताएंगे कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा देश में स्थित है। वह क्या वो भारत में है या किसी और देश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कंफ्यूशिया के बारे में जानेंगे कि कंफ्यूशिया था कौन। तो कंफ्यूशिया एक इसी क्षेत्र का निवासी था और ये चीन के विचार से प्रभावित था। सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंध के आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित किया था। वही दार्शनिक एक अलग विचारधारा विकसित किया था और उसके सिद्धांत के आधार पर लोगों को बड़े बुजुर्ग एवं माता पिता का आदर करने और उनको कहना मानने का पाठ पढ़ाया जाता था। ये कंफ्यूशिया का विचारधारा है। सिखाया जाता था कि राजा और प्रजा का संबंध वैसे ही होना चाहिए जैसे माता और पिता और बच्चे का। मतलब इस क्षेत्र में जो राजतंत्र जो था और कंफ्यूशिया का विचारधारा था वो दोनों अलग था। राजतंत्र कैसा होता है, तानाशाह थोड़ा सा, लेकिन कहा जाता है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध पिता और पुत्र की तरह, यानी कि बच्चे और संतान की तरह होना चाहिए। सॉरी, माता पिता और संतान की तरह। जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं निस्वार्थ, उसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा की निस्वार्थ देखभाल करना चाहिए। तो ऐसा कंफ्यूशिया का विचारधारा था, लेकिन ऐसा कुछ है रहता नहीं है। राजा ऐसा आमतौर पर होते नहीं। चलिए अब इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधि देखेंगे यूरोपीय कंपनी का। वास्को डी गामा 1498 में दक्षिण पूर्व एशिया भारत के कोच्चि पहुंचता है। कोच्चि मतलब जमूरिन वहां स्वागत करता है, उसके भव्य स्वागत करता है। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत पहुंचता है तो वहाँ साउथ क्षेत्र में उसका जो स्वागत होता है वहाँ जमोरिन द्वारा भारत से मसाला ले जाता है और वहाँ यूरोप में उसको कई गुना दामों में बेचता है। तो वहाँ के और भी व्यापारी इस बात से प्रभावित होते हैं और भारत से वो व्यापार करने के लालच में बहुत सारे व्यापारियों का भारत भाग लेते। इसी दौरान वो पूरा दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, जो आने वाले समय में ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और पुर्तगाल चूंकि भारत में सबसे पहले आया था, व्यापारिक उद्देश्य से आया था, तो भारत के आसपास क्षेत्र भी जाएगा। तो ताक झाक करने का आदत है, तो आसपास क्षेत्र जाएगा तो वही हिंद चीन में भी सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचता है।
उसके बाद पुर्तगाल के बाद आता है डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, अंतिम में फ्रांसीसी आएगा। अब यहाँ भारत में अपना प्रभुत्व कायम करने में सफलता हासिल मिलता है किसको? ब्रिटिश को, क्योंकि पुर्तगाल स्टार्टिंग में तो पावरफुल था, लेकिन उसका काम था लूट खसोट वाला। लूट खसोट के कारण वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। दूसरी बात, उसके सेना में एक रूल एंड रेगुलेशंस होता है, अनुशासन रहता है। वो अनुशासन उस प्रकार की प्रवृत्ति का वो नहीं था। इस कारण वो बहुत जल्द ही उसका कोलैप्स कर जाता है और उसका व्यापारिक गतिविधि में ही ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता। दूसरी बात, भारत में इस कारण वो पुर्तगाल अपना आधिपत्य नहीं जमा पाता है, क्योंकि पुर्तगाल और ब्रिटिश के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है वहाँ के राजा के माध्यम से। पुर्तगाल की राजकुमारी का शादी ब्रिटेन के राजा से हो जाता है। चलिए, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का भारत का टॉपिक है, उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम यहाँ आएंगे। तो इस कारण पुर्तगाल और ब्रिटिश दोनों एक हो गया। अब बचा फ्रांसीसी और डच को व्यापारिक गतिविधि से मतलब रहता है। डच का अधिकार इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में रहता है, तो भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तीनों खत्म हो गया। चौथा बचा ब्रिटिश। डेनिश, डेनिश को भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है, भी मलाक्का जल संधि वाला क्षेत्र में वही व्यापार गतिविधि में ज़्यादा संलिप्त रहता है। लास्ट में बचा एक फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश में दो तीन को लड़ाई होगा, उसमें फ्रांसीसी पराजित होगा। आखिरकार में औपनिवेशीकरण क्रिया पर भारत में प्रवेश करता है कौन? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश भारत में प्रवेश करता है औपनिवेशीकरण क्रिया पर, लेकिन ये हिंद चीन वाला क्षेत्र में फ्रांसीसी क्यों करता है जी? क्योंकि ब्रिटिश को इधर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको भारत सोने की चिड़िया था ना, तो उसको लूटने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, इधर इंटरेस्ट वो दिखाया नहीं। और फ्रांसीसी क्या करता है? फ्रांसीसी को यहाँ दो फायदा हो जाता है कि बीच वाले क्षेत्र में रह करके भारत में व्यापार पर भी नजर रख सकता था, चीन पर में व्यापार पर भी नजर रख सकता था, इधर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में भी व्यापार पर नजर रख सकता था। इस कारण फ्रांसीसी इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाता है। तो फ्रांसीसी ही यहाँ आखिरकार में उपनिवेश स्थापना में सफलता मिलेगा। देखिए, अगर विश्व के नक्शा पर देखेंगे तो देखेंगे भारत के पूरब में स्थित है हिंद चीन वाला क्षेत्र, और यही क्षेत्र था जो चोला एम्पायर द्वारा 7वीं 8वीं सदी में इस पर शासन किया गया था। ये पूरा क्षेत्र है, इसके नीचे एकदम पूरा ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया वाला पूरा क्षेत्र पर, यहाँ तक कि श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया ये चोला एम्पायर। इसी कारण यहाँ संस्कृति भारत का देखने को मिलता है। चलिए, अब देखिए इसका मैप देखेंगे तो देखेंगे साउथ में चाइना है, और इधर पश्चिम में म्यांमार हो गया। फिर भारत इधर और बढ़ेंगे तो आ जाएगा पूरब में दक्षिण चीन सागर है, और दक्षिण में भी वही दक्षिण चीन सागर का ही विस्तार है। मलक्का जल संधि यहाँ एक दिया हुआ, और मलक्का जल संधि में ही सबसे पहले पुर्तगाली अपना कोठी स्थापित करता है, यहाँ से पूरा स्थल भाग में व्यापारिक गतिविधि स्टार्ट कर देता है ना। चलिए देखते हैं एक एक करके पॉइंट, थोड़ा सा बातें तो होते रहेंगे। चलिए, तो 1810 में पुर्तगाली ने मलक्का में व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया और हिंद चीन में व्यापार करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल के बाद अन्य यूरोपीय व्यापारी जैसे स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का भी आगमन, पहले हम बात किए थे इसके बारे में। केवल फ्रांसीसी इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने में मतलब इसी को सफलता मिला राजनीतिक प्रभुत्व में। वो क्यों मिला वो हम बता दिए थे कि भारत में कमजोर पड़ गया था और ब्रिटिश यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा था, तो सोचा ये क्षेत्र पर हम कब्जा कर लेते हैं ताकि हम चीन पर भी व्यापार रख लें, भारत में भी व्यापार पर नजर रख लें, और दक्षिण का इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है वहाँ की भी व्यापारिक गतिविधि पर हम इजीली नजर रख लें। इस कारण वो इस क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाता है फ्रांसीसी। 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगता है, और 1787 में फ्रांसीसी की कोची चीन में शासन के साथ समझौता हो जाता है। ये हिंद चीन का साउथ वाला क्षेत्र है जो कंबोडिया के आसपास स्थित है, क्या अन्नाम और कोची चीन दोनों। 19वीं सदी में फ्रांसीसी पादरी के बढ़ते प्रभाव के कारण अन्नाम और कोची चीन में आंदोलन। फ्रांसीसी पादरी आता है और वही धर्म प्रचार का एजेंडा लेकर के शुरू करता है ईसाई धर्म को, और वहाँ जो स्थानीय धर्म रहता है उसको निग्लिजिबल कर देता है, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देता है, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज को वो पाखंड साबित कर देता है। तो ऐसे में वहाँ धार्मिक विचारधारा रखने वाले लोगों का जो लगाव था वहाँ अपनी संस्कृति से, वो इसका विरोध करते हैं, और इसी विरोध के दौरान एक आंदोलन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद कंबोडिया को अधीन में लिया गया, और 1873 में तोकीन में फ्रांसीसी सेना प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं सदी की शुरुआत के दौर में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसी के कब्जे में आ गए। यानी कि ये भी उसी प्रकार से जैसे भारत में अपनी वैश्वीकरण ब्रिटिश कर रहा था, सहायक संधि प्रणाली
फिर आने वाले समय में राज हड़प नीति के बाद फिर और भी ढेर सारा हथकंडा अपनाता है, जैसे जमींदारों के साथ समझौता करता है, किसानों के साथ विभिन्न तरीके के वो क्या बोलते हैं भूमि सुधार लेकर के आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी व्यवस्था कर रहा था अपना शासन सत्ता स्थापित करने में। और देखिए ये मैप में कहाँ लोकेट है, यही है हमारा हिंदी चीन वाला क्षेत्र जिसके बारे में हम बात किए हैं, है ना। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का यहाँ उद्देश्य क्या था? हर कार्य का उद्देश्य होता है। जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो आपका अभी प्रथम उद्देश्य क्या होगा कि हमको 10th का एग्जाम क्रॉस कर लेना है ना अच्छे अंकों के साथ। तो सुनिश्चित रूप से अच्छे अंकों के साथ आप सफलता हासिल करेंगे अगर अपने पढ़ाई को आप अंतिम वक्त में अच्छे से ध्यान देंगे तो। क्योंकि कहा जाता है कि रेस वही घोड़ा जीतता है जो अंतिम में तेज दौड़ता है। देखते होंगे आप, जब धावक अपने ट्रैक पर दौड़ते रहता है तो स्टार्टिंग में सिर्फ लय बना करके रखता है कि हमको सिर्फ स्पीड मेंटेन करके रखना है, लेकिन अंतिम में वो जी जान लगा देता है। तो आप भी अपने एग्जाम में अच्छे अंक से तभी पास हो सकते हैं जब आप टाइमिंग जो बच रहा है उसमें आप जी जान लगा दे, जितना हो सके उतना जी जान लगा दे। तो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन हासिल करना और जरूरी साझा सामान जुटाना एक फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य है। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना, जो पहले ही बता चुके हैं। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी यूरोप में और यूरोप कंपनी को कच्चे माल की आवश्यकता होती है उद्योग के लिए। तो कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? इस क्षेत्र से होती थी। फ्रांसीसी कंपनी को उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी मिल जाता था उसको, वहां से फैक्ट्री से वस्तु बनने के बाद बेचना कहाँ है? इसी क्षेत्र में ला करके बेचना, यहीं से कच्चा माल ले जा करके अपना क्षेत्र में बनाना है और उसके बाद यहीं ला करके बेच देना है। दुनिया के पिछड़े समाज तथा सभ्यता को रोशनी पहुंचाना, है ना। ये तो सिर्फ चोला था जी कि दुनिया का पिछड़े समाज है ना, हम उसको सभ्य बनाने आए हैं, असभ्य समाज को सभ्य बनाने आए थे। ये तो सिर्फ चोला पहनने में था और कुछ नहीं था। अगर इतना ही सभ्य बनाने आया था तो यहाँ मानवता का हनन ये क्यों करता? यहाँ विभिन्न प्रकार के आंदोलन के माध्यम से यहाँ के लोगों में नरसंहार जैसी प्रवृत्ति, नरसंहार के माध्यम से आंदोलन को क्यों दबाता है? जब इतना ही ये न्याय का चोला पहन करके आया था तो सभ्यता का ये असभ्यता क्यों दिखता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या सभ्यता का प्रतीक था? भारतीय 1857 का विद्रोह में जो दबाया गया वो सभ्यता का प्रतीक था? यहाँ हमारा मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ धरासना में जो हुआ वो सभ्यता का प्रतीक था। तो ये सिर्फ चोला पहने हुए था सभ्यता का, ऐसा कुछ सभ्यता का प्रतीक नहीं रहता ब्रिटिश का। तो आगे बढ़ेंगे। विशाल उपजाऊ भूभाग को प्राप्त करना, जिस पर मनचाहा फसल उगाना। ये देखिए अपना मनसा लिखा हुआ है ना, उसका मनसा कि यहाँ विशाल भूभाग को प्राप्त करना। बताए थे कि 3 नदी इस क्षेत्र से बहती, इरावती नदी, साल्वी नदी। 2 प्रमुख नदियां हैं, इरावती नदी, साल्वी नदी और मैकॉन्ग नदी भी इसी क्षेत्र की है। तो ये 3 नदी का नदी द्रोणी क्षेत्र रहेगा और नदी द्रोणी क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है। वहां अपनी इच्छा से जो फसल होगा वो उपजाएगा और अपना फैक्ट्री को पहुंचाएगा, फैक्ट्री फाइनल प्रोडक्ट बना करके यहाँ करके बेचेगा। तो ये इसका चल रहा था, जो भारत में भी ब्रिटिश का चल रहा था। तो ये फ्रांसीसी द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य एग्जाम में आता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। और वैसे भी हम ज्यादा बात करेंगे नहीं एग्जाम के अलावा। हिंदी चीन में राष्ट्रीयता का विकास अब कैसे हुआ जी, है ना। उनको पता कैसे चला कि हमारे देश का शोषण कर रहा है, तो हमको एक होना चाहिए और हमको एक होकर के इन लोगों का विरोध करना चाहिए, हमको शासन सत्ता अपने हाथ में लेना है, ठीक है। समय समय तक फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ विद्रोह का कारण हिंदी चीन में लोगों की राष्ट्रीयता का विकास हुआ, है ना। विद्रोह होता गया और वो विद्रोह किस रूप में होता है? सबसे पहले बताए थे कि शिक्षा में हस्तक्षेप करता है, हमारे विश्वविद्यालय बंद करवा देगा और यूरोपियन शिक्षा देगा और अंतिम वर्ष में क्या करता था, वो छात्रों को फेल कर देता था। तो ये सब हथकंडा अपनाता था कि यहाँ के लोग गरीब के गरीब रहे और हमारी गुलामी करे, इसी उद्देश्य से। तो ये था सभ्यता का प्रतीक। ये बोल रहा था वो लोग कि हम सभ्य है। कैसा सभ्यता है समझ में आता है। तो ये हमारा धर्म में हस्तक्षेप कर रहा था और धर्म में हस्तक्षेप करके क्या कर रहा था, सभी को ईसाइयत अपना रहा था। वो भी था दूसरा आंदोलन का कारण। तीसरा कृषक का शोषण करता था, अधिक से अधिक टैक्स लगा करके, और भी बहुत सारा कारण था। चौथा क्या था? मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाता था। बंधुआ मतलब कम से कम आय में उसको दिन भर के लिए भाड़े का मजदूर बना लेता था, जो इच्छा है वो काम कराते रहता था, उसका शोषण होता था। तो ये सब समय समय पर आंदोलन होते रहता है और आंदोलन का देखिए नेतृत्व
करने वाला आने वाले समय में बढ़ेगा, और वो नेतृत्व करने वाला जब बढ़ता है तो वो यहाँ राष्ट्रीयता का उजागर तेज होगा। फान वो चाओ और दुई तान हो दो नाम व्यक्ति है जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करता है ना। ये अच्छा, ये क्रांतिकारी संगठन है जी, और इसका नेता कुआंग है, ये बनाते हैं, ठीक है। अरे नाम है सब उसी प्रकार का है, तो क्या करें, थोड़ा सा समस्या हो जाती है। देखते हैं आगे। हान वो चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा, जिसने उपनिवेशवाद का विरोध करता है। हान वो चाओ जो था वो एक संस्था बनाता, उसका नाम था दोई तान हो, और इसका नेता आगे चल के कुआंग देते हैं ना। तो अब इनके द्वारा एक बुक लिखा जाता है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, है ना। अब नाम से पता चल रहा है लॉस ऑफ वियतनाम मतलब वियतनाम को हम खो रहे हैं, तो ऐसे ही राष्ट्रीयता से प्रेरित होगा, तो राष्ट्रवादी भावना के विचारधारा को प्रेरित करने में इसकी काफी अहम भूमिका है। 1905 में जापान रूस युद्ध में जापान की विजय से हिंद चीन में को प्रेरणा मिलती है कि जापान इतना छोटा सा देश रूस को पराजित कर दिया, तो हम बताओ हम ये ब्रिटिश को नहीं भगा सकते यहाँ से, बिना चुना 50 को ब्रिटिश हम पर सॉरी यूरोपियन शासन कर रहा है फ्रांसीसी का, उसको तो इजीली भगा सकते हैं। रूसो और मॉन्टेग्यू जैसे विचारकों का प्रभाव था। रूसो और मॉन्टेग्यू वही यूरोपियन समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति था, समाजवादी व्यवस्था को पोषक थे, उसके समर्थक थे। हान चूचिन नाम है ऐसा, जैसे राष्ट्रवादी नेता का राजतंत्र व्यवस्था का विरोध एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करना, ये भी वहाँ के राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में मदद करता है। वियतनाम छात्रों द्वारा वियतनाम क्वांग फू हू की स्थापना की जाती है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस हिंद चीन क्षेत्र में हजारों सैनिकों को मारा जाने का विवाद क्या होता था कि जब लड़ाई होता था तो यहाँ से सैनिक को ले जाया जाता था, और विश्व युद्ध में सबसे आगे फ्रंट में रखा जाता था ये सैनिक, तो शहीद कौन होगा, इसी क्षेत्र वाला सैनिक शहीद होगा, और अपना सैनिक बचा हुआ रहेगा ना फ्रांस का। तो इसी कारण यहाँ के लोग विरोध कर दिए, विद्रोह करने लगे कि हमारे लोगों का विभिन्न हथकंडा अपना करके संहार किया जा रहा है। और भी ढेर सारा कारण था, तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ा देख लेंगे। हम इस कारण थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, फिर से सब कुछ डिस्कस करना संभव नहीं है इतना, क्योंकि रिवीजन सेशन है तो थोड़ा फास्ट ही हम चलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम, इसका भी एग्जाम में प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में बात करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था जी, 1914 से 1918 तक, और 39 से 45 तक तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र यानी कि एक सेंट्रल पावर अलायंस पावर के बीच में होता, मतलब एक तरफ रहता फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और अमेरिका, और दूसरी तरफ रहता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, ये सब रहता है। तो अब उसमें जीत हो जाती है इसकी ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश की जीत होगा, फ्रांसीसी भी उसी तरफ से था, फ्रांसीसी की भी जीत होगा। तो जब जीत हो गया तो अभी क्षेत्र को छोड़ना चाहेगा नहीं, पावर का इसका कमी नहीं है, इस कारण प्रथम विश्व युद्ध में भी आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन के बावजूद इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया रहता फ्रांस। अब आता है दूसरा विश्व युद्ध के बारे में। दूसरा विश्व युद्ध में क्या होगा, कहानी इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस कारण हम इसके बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, और सिर्फ एक कहानी के तौर पर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा लगे सुनने में। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है जी, जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है ना। मतलब ये हिटलर जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध का कहा जाता है कि जनक था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में पोलैंड पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला लेगा, रूस पर फिर आक्रमण कर देता है तुरंत जर्मनी, और उधर रूस पर आक्रमण करता है, इधर फ्रांस पर आक्रमण कर देता है, और फ्रांस का बेल्जियम वाला क्षेत्र, स्विट्जरलैंड वाला क्षेत्र और फ्रांस की राजधानी तक पेरिस तक पहुंच जाता है जर्मनी की सेना, और लगभग फ्रांस को पराजित कर दिया। उधर जर्मनी फ्रांस को पराजित कर दिया, इधर रूस में घुस गया। अब इसी से जुड़ा हुआ था जर्मनी के पार्टी में ही था जापान। तो जब फ्रांस को पराजित कर दिया तो फ्रांस से एक संधि होता, संधि हुआ किस रूप में कि जो तुम हिंद चीन में जो क्षेत्र में जो शासन बना रहे हो उस क्षेत्र में हम अपना सेना भेजेंगे जर्मनी का। तो जर्मनी की तरफ से था कौन, जापान। तो वही संधि के तहत इस क्षेत्र में जापान अपना सेना उतार देता है। वही किस कारण सेना उतारेगा, और ब्रिटिश को पराजित करने के लिए, क्योंकि भारत में जीत था ना, तो भारत में ब्रिटिश शासन करता था, तो ब्रिटिश पर आक्रमण करेगा यहाँ से और ब्रिटिश को कमजोर करेगा, ताकि ब्रिटिश अगला बार सरेंडर बोले, फ्रांस से बोला था।
तो इसी उद्देश्य से यहाँ जापान अपनी सेना भेजता है और कुछ ही समय बाद क्या होता है, जापान इस सेना भेजता है, वह उधर जर्मनी, एक तरफ फ्रांस को लगभग पराजित कर दिया, दूसरी तरफ रूस को। फिर होता क्या है कि रूस का जो साइबेरिया का जो तूफान आता है ठंडा, वो पूरा उसका मशीन और जितना भी लड़ने वाला सामान था सबको जलवा देता है। जो मशीन जाता था उसमें लिक्विड पेट्रोलियम यूज होता है, तो वो इतना ठंड था कि सब जम गया। जब सब जम जाता, कुछ सैनिक भी जम जाता और मृत्यु हो जाता, और उसी दौरान रूस अटैक करता है उधर से, और जब रूस अटैक करता है तो जर्मनी पराजित हो जाता है और जर्मनी अपने क्षेत्र में पुनः वापस चला जाता है। और इधर से फ्रांस भी काफी मजबूत हो चुका था और फ्रांस के समर्थन में तब तक ब्रिटिश आ जाता है, और ब्रिटिश जब समर्थन में आता है तो ब्रिटिश और फ्रांस मिल करके फिर से जर्मनी को अपने क्षेत्र में धकेल देता है, मतलब जर्मनी का स्थिति कमजोर होने लगता है। अब जर्मनी अगला क्या करता है, एक स्टेप कूटनीति अपनाया था कुछ देर पहले ही, मतलब उसके पहले ही कुछ समय, वो कूटनीति के तहत कनाडा को इससे लड़वाना चाह रहा था, अमेरिका से, है ना। बोस्टन चाय पार्टी के दौरान कुछ घटना हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ घटना हुआ था उसके पहले, ठीक है। तो वो उसी का कुछ दे करके उसको लड़वाना चाह रहा था, और वो सूचना भेजता है कनाडा के पास, लेकिन हाथ लग जाता है किसको, डिकोड कर लेता है इसका ब्रिटिश सेनापति। तो ब्रिटिश सेनापति डिकोड करके अमेरिका को भेज देता है वो सूचना, और अमेरिका को अब लग जाएगा कि हमको लड़वाना चाह रहा था। पहला तो ये घटना होता है, और दूसरा घटना क्या होता है कि ये जर्मनी का जो पनडुब्बी था वो इतना व्यापारिक जहाज को डुबोता है और इतना डुबोने में मशगूल हो जाता है ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज का, कि उसको दिखता ही नहीं है कि अमेरिका का जहाज भी हम डुबो दिए ढेर सारा। अमेरिका एक दो बार उसको चेतावनी दे देता है कि भाई तुम मेरा जहाज मत डुबो, और चेतावनी के बावजूद जब वो नहीं सुनता है तो आखिरकार में जर्मनी की तरफ, ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका अपना सेना उतार देता है। तो जर्मनी को पराजित करने के लिए इंग्लैंड, फ्रांसीसी और ब्रिटेन तीनों देश सम्मिलित रूप से जर्मनी पर जब अटैक करते हैं, जर्मनी पराजित। इधर जापान औल-बौलाल था, और औल-बौलाल के चक्कर में जाकर के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर पूरा बमबारी कर देता है जापान, इसका अमेरिका के। ये पर्ल हार्बर बंदरगाह कहाँ है, तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है इसको, है ना। तो पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जब आक्रमण करता है तो अमेरिका बोलता है कि देखो हम परमाणु बम मार देंगे, तो जापान कहता है परमाणु बम क्या होता है, हमको सुने ही नहीं है। तो बोलता है बहुत बड़ी नरसंहार लेकर के आएगा, तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा, एक बार में काफी लाख आदमी समझा जाएगा, कहेगा ऐसा बम कुछ होता ही नहीं, तुम झूठ मूठ का धमकी दे रहे हो, है तो तुम्हारा। और वही गुस्सा में अमेरिका पूरा विश्व को दिखाने के लिए, और दूसरी बात विश्व को दिखाने और डराने के लिए ही जापान के दो शहर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराएगा, जापान बिना कोई शर्त के सीधा कहेगा हमको द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर हो जाना, हमको अब नहीं लड़ना। जब विश्व युद्ध से बाहर होगा तो फ्रांस में अपना सेना काहे के लिए रखेगा जी, उधर जर्मनी भी हार गया था, जापान भी हार गया, फ्रांस से सेना वो निकालने लगता, सॉरी हिंद चीन से। अब हिंद चीन का स्थिति ये हो जाता है कि फ्रांस वहां अपना आधिपत्य नहीं बना के रख पा रहा था, क्योंकि वो भी अब कमजोर हो चला था, ताकत उतना था नहीं। तो वहां राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से तीव्रता पकड़ लेता है, और वही राष्ट्रीय आंदोलन जब तीव्रता पकड़ लेता है, जापानी सेना जैसे ही बाहर जाएगा फिर से आंदोलन शुरू कर देगा ये लोग, हिंद चीन वाला क्षेत्र वाला लोग, है ना। चलिए, तो जब हिंद चीन के क्षेत्र के लोग जब आंदोलन कर देंगे, चलिए एक कोट आ गया, इसको देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। भले ही किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी ना हो, लेकिन अपनी पूरी क्षमता उस काम में लगा दें तो दे, ताकि अंत अच्छा हो, है ना। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी चीज की शुरुआत तो भले ही अच्छी ना हो, लेकिन अंत अच्छा हो सकता है। कब अच्छा हो सकता है, जब हम उसमें पूरी क्षमता लगा सकते हैं। आपकी तैयारी 10th का स्टार्टिंग में भले अच्छा ना हुआ हो, लेकिन अंत में आप अगर पूरी क्षमता लगा देते हैं तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में अच्छे मार्क लेकर के आ सकते हैं और निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग भले अच्छा ना हो, लेकिन अंत जरूर अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति, चलिए तो वो फ्रांसीसी नीति यही है भाई, जो अभी कुछ देर पहले हम बात किए कि फ्रांसीसी जब कमजोर हो जाता है तो ये अपना एक नीति का प्रतिपादन करेगा। वो नीति क्या लगाएगा, कहेगा देखो भाई तुम अपना अंदर एक लोकतंत्र या राजतंत्र जो गठन करना है कर लो, उससे तो तुमसे शासन चलेगा नहीं। अब क्या करेंगे हम, तुम अंदर शासन चलाना और उस पर निगरानी हम रखेंगे। पहला शासन कौन चला रहा था हिंद चीन क्षेत्र में, वहां के लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट पर नजर कौन रख रहा था, फ्रांसीसी।
कितना लोगों का शासन हो गया? 2 लोगों का, एक स्थानीय लोगों का वहां का, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में हो सकता है, राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, वो आगे पता चलेगा। तो और दूसरा था फ्रांसीसी अधिपत्य ऊपर से था, मतलब 2 लोगों का शासन अर्थात द्वैध शासन, इसी को द्वैध शासन बोलते हैं, आगे आएगा वो शब्द। अब द्वैध शासन की स्थिति हो गई थी कहाँ? हिंद चीन क्षेत्र में। और वो द्वैध शासन की स्थिति और शोषणकारी होती है ना, वो भारत में भी देख सकते हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अब देखिए, फ्रांस के विशाल साम्राज्य ने एक यूनियन में बदल दिया जाएगा और इस यूनियन के सभी अधीनस्थ उपनिवेश शामिल होंगे। वही बोले, फ्रांस का जितना साम्राज्य है, छोटा छोटा जो भी साम्राज्य हो गया, मान लिया जाए हिंद चीन का छोटा छोटा साम्राज्य है, उसमें एक करके एक यूनियन बना देंगे। और एक यूनियन का नेतृत्व कौन करेगा? यूनियन का नेतृत्व करेगा फ्रांसीसी, है ना। ये फ्रांसीसी नेतृत्व करेंगे, फ्रांस नेतृत्व करेगा इसका। और ये छोटा छोटा रेगुलेटरी बॉडी का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये स्थानीय स्तर पर जो लोग रहेंगे, वो नेता हो सकते हैं या राजा हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों नेतृत्व करेंगे। तो ये तो हो गया, उसको क्या बोलते हैं, द्वैध शासन, यही तो हो गया, इसी के बारे में तो बताएं। हिंद चीन में संरक्षित राज्य एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बना दिया जाएगा। अधीनस्थ उपनिवेश की सेना एवं विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण होगा, यानी कि उपनिवेश की सेना पर और विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। और आंतरिक शासन सत्ता स्थापित करने में किसका नियंत्रण होगा? तो आंतरिक शासन सत्ता में स्थानीय जो राजा होगा या स्थानीय शासक होगा, उसका नियंत्रण होगा। तो इस आधार पर किया गया था क्या? हिंद चीन और फ्रांस के प्रति नीति जो अपनाया। अब एक हनोई समझौता, ये क्या है ये भी देख लेंगे थोड़ा। फ्रांस और वियतनाम के बीच, किसके किसके बीच में हुआ था, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए। फ्रांस और वियतनाम के बीच 6 मार्च 1946 को हनोई में एक समझौता हुआ, जिसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता दे दी। वियतनाम एक देश को स्वतंत्रता दे दिया कि तुम गणराज्य बन गए हो। गणराज्य का तात्पर्य होता है देश का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आएगा, उसी को गणराज्य बोलते हैं। जैसे भारत में देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, उसमें जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, लेकिन जनता चुनती है ना भाई। साथ में वियतनाम में यह मानना पड़ा कि हिंद चीन के संग ही रहेगा और हिंद चीन संग फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। हाँ, यानी कि ये द्वैध शासन की नीति बरकरार रहेगा, इस पर भी, वियतनाम पर भी। फ्रांसीसी सेना को तोकीन में प्रवेश का अधिकार मिलेगा। तोकीन भाई फ्रांसीसी का क्षेत्र था। हनोई समझौता कैसे टूट गया जी, और अमेरिका कैसे प्रवेश करेगा? अमेरिका का प्रवेश का हम थोड़ा सा कहानी बताएंगे, ताकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब यहाँ दिया हुआ है तो थोड़ा सा कहानी बता करके हम इसको स्किप कर दें। हनोई समझौता के बाद, हनोई समझौता आता है, इस कारण इसके बारे में बता रहे हैं। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर, है ना। हम जो हनोई समझौता में जो चाहता था कि फ्रांस नेतृत्व करना चाहता था, तो चाहता था कि जो कमिश्नर हो, जो लोग हो, वहां का प्रमुख हो, नेतृत्व करने वाला, वो हाई कमिश्नर हमारा नियुक्त हो, फ्रांस का। वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो, मतलब सभी राज्य स्वतंत्र हो, किसी पर बाहरी हस्तक्षेप न हो, हम संप्रभु हो, हम निर्णय लेने में संप्रभु हो। जो बता रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय निर्णय, जैसे क्या दिया हुआ है, गणराज्य के रूप में यूनियन ही रहेगा, है ना। तो यही मतलब जो दो को समझौता देता है, एक अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है दूसरे देश से संबंध स्थापित करने का, वो अपने पास रख लिया, और दूसरा सेना का अधिकार फ्रांसीसी अपने पास रख लिया। तो जब स्वतंत्रता मिल जाएगा तो दोनों अधिकार लौटाना पड़ेगा। तो वियतनामी नेता का मांग था कि हमारा संघ राज्य स्वतंत्र हो, हम वो दो कंडीशन भी हम नहीं मानना चाहते। इस दौरान फ्रांस ने कोचिन चीन में एक अलग सरकार स्थापित कर ली। फ्रांस कोचिन चीन यानी कि साउथ वाले क्षेत्र, कंबोडिया वाले क्षेत्र में बाजार, वहां एक अलग सरकार स्थापित कर लिया। फ्रांसीसी ने अन्नाम के पूर्व सम्राट बाओदाई को पेरिस बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। जो पहले का यहाँ का सम्राट था, उसको पेरिस बुलाता है, फ्रांस की राजधानी, और वहां उसको सम्राट घोषित कर देता है इस क्षेत्र का। अब उसको सम्राट घोषित क्यों किया था? क्योंकि जानता था कि जब तक ये राजा रहेगा बाओदाई, तब तक हमारा आधिपत्य चलेगा, हम जो कहेंगे वो सुनेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र हो जाएगा तो हमारा नहीं सुना जाएगा, इस कारण इसको राजा बना दिया जाता है। 1949 में हो ची मिन्ह ने चीन गणराज्य को अपना आदर्श बताया और पूर्णतः समाजवादी बन गया, और परिणाम स्वरूप रूस, चीन, वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। अब हो ची मिन्ह एक आता है,
और ये क्या करता है, चीनी गणराज्य को अपना आदर्श बताता है कि चीनी गणराज्य जिस प्रकार का है, रूसी गणराज्य जिस प्रकार का है, हमको उसी प्रकार का गणराज्य चाहिए। समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र चाहिए हमको राजतंत्र से मतलब नहीं है, हम द्वैध शासन के हम विरोध में। वियतनाम को सैनिक सहायता भी प्रदान की। 1950 में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बन गई और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई की सरकार, है ना। अब देखिए थोड़ा सा मैप इसके बाद देख लूँ मैं। इसने फ्रांस में, अब देखिए ये जो कैंची की तरह इस प्रकार का मैप दिखेगा ना, यही किनारे में इधर दक्षिण चीन सागर रहेगा, दक्षिण चीन सागर रहेगा, और इधर में नीचे में कंबोडिया रहेगा और ऊपर में लाओस रहेगा, ठीक है। ये है वियतनाम, ये लाओस और ये कंबोडिया। मैप मेरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ हम रफली बनाए हैं, इस कारण हम नहीं हम अच्छे से बना पाए। तो यही वियतनाम का नॉर्थ वाले क्षेत्र पर हो ची मिन्ह कर रहा था अपना शासन, हो ची मिन्ह लोकतंत्र के रूप में, है ना। और साउथ वाला क्षेत्र में बाओदाई को राजा घोषित कर दिया, यानी कि एक ही क्षेत्र में। तो भारत में ही अगर बात करेंगे तो भारत में 2 राजा बन गए थे, मान लिया जाए तो। सपोज दैट बिहार में मुख्यमंत्री उत्तर बिहार का कोई और हो जाए, दक्षिण बिहार का, इसी प्रकार का। ऐसा होगा नहीं कभी, बोल दिए। तो ये वियतनाम को 2 भाग में बना देता है। उत्तर में हो ची मिन्ह नेतृत्व संभालता है, दक्षिण में बाओदाई। हो ची मिन्ह चीन और रूस के प्रभाव में रहेगा, लेकिन बाओदाई किसके प्रभाव में रहता है? बाओदाई जो रहता है वो अमेरिका और फ्रांस के प्रभाव में रहेगा। अब हो गया वही कल वाला जो एक वीडियो हम डाले हैं, मध्य एशिया में जो अशांति का कारण जो है वर्तमान समय में वो शीत युद्ध है, और वही शीत युद्ध इसको दोबारा जन्म दे देता है। यहाँ बहुत ही भयंकर लड़ाई था, और वो शीत युद्ध क्या था? 2 विचारधारा की लड़ाई है, रूस और अमेरिका के बीच में। और वही देखो, एक हो ची मिन्ह किसके सपोर्ट में है? रूस और चीन के सपोर्ट में, और दक्षिण वाला क्षेत्र फ्रांस और अमेरिका के सपोर्ट में। हो गया पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में एक विचारधारा की लड़ाई यहाँ से शुरू हो गया, और इसी कारण अमेरिका इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर देगा, है ना। तो बताने की जरूरत है नहीं, हो गया वो क्लियर इतना कि अमेरिका इस कारण हस्तक्षेप करता है क्योंकि नॉर्थ वाला क्षेत्र में चीन और रूस सपोर्ट कर देता है। तो अमेरिका को लगता है कि पूरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपना लेगा तो हमारे बात से प्रभावित नहीं होगा। इस कारण दक्षिण वाले क्षेत्र में अमेरिका सपोर्ट कर देता है। अमेरिका चाहता था कि पूरा वियतनाम हमारे अनुरूप चले, और हिंद चीन चाहता था, चीन और रूस चाहता था कि हमारे अनुरूप चले शासन। तो इसी कारण अब यहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप होगा, और जब अमेरिकी हस्तक्षेप होगा तो यहाँ गृह युद्ध का माहौल हो जाता है, और गृह युद्ध का माहौल जब होता है तो अमेरिका पूरा इस क्षेत्र को तहस नहस बमबारी से कर देता है ना। इसका पूरा आंकड़ा दिया हुआ है आपकी किताब में कि कितना पैसा नुकसान किया था अमेरिका। आखिर यहाँ से भी मुंह लटका के वापस बेचारा पराजित होकर के हिंद चीन के क्षेत्र का लोग हार नहीं माने, बम गिराते गिराते थक गया। ये लोग रोड और सड़क बनाते बनाते नहीं, आखिरकार में यहाँ से भी अमेरिका लौट करके गया। और कल हम एक कैरेंट में बताए हैं कि 2021 में 15 अगस्त 2021 को यही अमेरिका आतंकवादी के विरोध में और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो पिपड़ी बजाते बोलता पूरा विश्व में, पूरा अफगानिस्तान के जनता को एक तालिबान, एक अलोकतांत्रिक सरकार के हवाले करके 15 अगस्त 2021 को भाग गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लाओस गृह युद्ध देखेंगे। चलिए ज्यादा नहीं है, लाओस गृह युद्ध, अरे भाई एक खानदानी लड़ाई है, तीनों भाई रहता है और तीनों भाई शासन सत्ता के लिए लड़ जाएगा। और वही जब भाई में अपने में राजतंत्र के लिए लड़ा होगा, जनता ऑलरेडी विद्रोह कर ही रहा था, शासन सत्ता चलाएगा कौन? और गृह युद्ध का माहौल हो गया। और कुछ नहीं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रिवीजन सेशन में जुड़े हुए हैं, अगर आप अगला बार यानी कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी आपके लिए फायदा करेगा। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो ये सब को हम कहानी के माध्यम से काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका डेमो आप देख चुके हैं, ऐसे डेमो क्लास बहुत जल्द अपलोड कर देंगे एग्जाम के बाद। कंबोडियाई संकट ये भी उसी प्रकार का था कि राजकुमार सेनहुक जो था ये रूस और इससे प्रभावित रहता है, चीन के बातों से, और यहाँ अमेरिका अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, और इसी दौरान ये भी नाराज हो जाता है, और इस क्षेत्र में वही अमेरिका और इन दोनों की विचारधारा लड़ाई हो जाएगा। तो वही यही लड़ाई चलती रहता है, विचारधारा की लड़ाई है। और यहाँ लोगों खाली हथियार का नाम पढ़ना वो देख लेते हैं ना। एक नापाम है, अग्नि बमों के लिए गैसोलीन के साथ मिल करके,
ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। मिश्रण धीरे धीरे शरीर को जलाते रहता है, मानवीय त्वचा सतह के संपर्क में आने से चिपक जाता है और जलता रहता है। अमेरिका ने विकसित किया गया था और यह रसायन विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इसका वियतनाम में बड़े पैमाने पर अमेरिका प्रयोग कर, तो कुछ देर पहले ही हम बताएं कि बमबारी करके इस क्षेत्र को बर्बाद कर देता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका अपनी गलती स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। सीरिया को बर्बाद कर दिया, उधर फिलिस्तीन इजराइल वाले क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। आतंकवाद को जन्म दे दिया, यही स्थिति, यही रूस और अमेरिका का कारण, आतंकवाद जन्म हो गया। लेकिन अपनी बात को स्वीकार करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी शक्ति है विश्व में। एजेंट ऑरेंज है ना, ये भी एग्जाम में आता है। एक ऐसा जहर है जिससे छिड़काव से पेड़ की पत्तियां झुलस जाती है, और जब पत्तियां झुलस जाएगा तो सैनिक, अरे होता क्या था ना कि अमेरिका मुख्य रूप से हिंद चीन वाला क्षेत्र में बहुत सारा पेड़ पौधा है, जंगली क्षेत्र है, तो वहां जब अमेरिकी सैनिक कितना ट्रेंड रहेगा तो लोकल लोगों से ज्यादा थोड़े जानेगा। तो जब अमेरिकी सैनिक वहां घुसता था तो लोग छिप जाते थे इधर उधर। जब आगे अमेरिकी सैनिक गया उसको पीछे से मार दिया, बेचारा को पता नहीं चलता था कि किधर से सैनिक आ रहा है, इसको मारने वाला लोकल लोग। तो क्या किया, कहीं पेड़ घना था ना, जंगल था, तो सोचा ऊपर से केमिकल छिड़कवा दिया जब केमिकल, तो पूरा पौधा गया सूख, पेड़ पौधा। जब पेड़ पौधा सूख जाएगा तो अब वहां जब लोग चलेंगे तो इजीली दिखाई देगा, जब इजीली दिखाई देगा तो सैनिक को पराजित करना इजी हो जाएगा उस क्षेत्र को। इसके बावजूद वो हिंद चीन के क्षेत्र से पराजित होकर के लौटता है। चलिए ये देख लेंगे कि उस समय तत्कालीन समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहते हैं। तो निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। मैली गांव की घटना था, ये भी मैली गांव की घटना नाम से पता चल रहा है, उसी प्रकार का घटना हुआ था। अमेरिकी सैनिक द्वारा एक गांव को पूरा पुलिस को जला दिया गया था, महिलाओं के साथ कई दिन तक मतलब वही सब बलात्कार वगैरह किया गया, वही घटना है। किताब में बहुत अच्छे से इसके बारे में दिया हुआ। और जब इस सब घटना का पता चलता है अमेरिकी पत्रकार को, तो वहाँ बहुत विरोध होता है, और वहीं का पत्रकार वो आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि अमेरिका इतना विदेश में बर्बाद करने में खर्च कर रहा है, अपना देश के विकास में लगाता तो देश हमारा और आगे बढ़ता। तब जाकर के वहाँ अमेरिका में जब जनता विरोध करता है तब अमेरिका थोड़ा सा अपना सपोर्ट वापस लेता है कि नहीं, हमको यहाँ शांति स्थापित करना। उसके बाद यही 5 सूत्री मांग रखेगा, हिंद चीन में सभी सेना युद्ध बंद कर स्थान पर अपने स्थान पर रहे, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक में होगी, और कुछ नहीं होगा ना तो यूएनओ को बीच में घुसा देगा ये अपना बचने के लिए हमेशा। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन का संघर्ष का अंत होगा। इसके साथ ही साथ अमेरिका की कुछ शर्त और भी रखा था, जैसे दक्षिण चीन वियतनाम भी स्वतंत्र होगा, अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में ही रहेगी जब तक वियतनाम संघर्ष करेगा, दक्षिण वियतनाम में आतंकी मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा, है ना। वही बोल रहा है कि जब तक उस क्षेत्र शांत नहीं रहेगा तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं। भाई तुम हट जाओ ना, वैसे भी शांत हो जाएगा, तुम तो खुद नौटंकी मचा के रखे हो आधा विश्व में। चलिए, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।